हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आपकी कक्षा 10 गणित की किताब में पेज 49 पर दी गई प्रश्नावली 3.1 की प्रश्न संख्या 1 को और उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 में लिखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? तो आप देख रहे होंगे, यह निश्चित रूप से मनोरंजक लग रहा है यह प्रश्न। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आयु की जब बात आफताब करता है, तब वह अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात 7 वर्ष पूर्व वह 7 गुनी आयु का था। इसी प्रकार अगली स्थिति में वह कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाती है। तो यहाँ पर भी 3 वर्ष बाद आयु 3 गुनी हो जा रही है। तो यह निश्चित रूप से मनोरंजक स्थिति है। इसके पश्चात इस प्रश्न में यह कहा गया है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम इस प्रश्न में दी गई स्थितियों को दोनों ही रूपों में, अर्थात बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे और इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस प्रश्न के हल के बीजगणितीय रूप को समझाने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत मैंने यह माना है कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ऐसी स्थिति में यदि हम पहली शर्त की बात करें, जो कि या पहली शर्त की बात करें या पहली स्थिति की बात करें जो कि प्रश्न में दी गई है, तो हम पाते हैं कि उसमें पहली स्थिति में कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर 7 गुणे 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, ऐसा है। और ऐसे में हम यहाँ पर आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु को ज्ञात करते हैं। चूँकि आफताब की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, अर्थात इस समय जो उसकी आयु है आफताब की, वह x वर्ष है। और 7 वर्ष पूर्व का अर्थ यह है कि 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी रही होगी। तो 7 वर्ष पूर्व निश्चित रूप से 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसकी वर्तमान आयु में से हम 7 वर्ष कम कर दें, अर्थात 7 वर्ष घटा दें, तो हमें आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात हो जाएगी या पता चल जाएगी।
वही यहाँ पर किया गया है। आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसमें से अब 7 हम घटा देंगे तो हमें 7 वर्ष पूर्व उस आफताब की आयु ज्ञात हो जाएगी। वही यहाँ पर x ऋण 7 के रूप में लिखी गई है। इसी प्रकार पुत्री की वर्तमान आयु अर्थात y वर्ष में से यदि हम 7 घटा देंगे तो हमें पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की जो पुत्री की आयु होगी वह ज्ञात हो जाएगी, अर्थात वह हमें y ऋण 7 के रूप में प्राप्त होगी। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की जो आयु है उसमें जब हम 7 से गुणा करेंगे, अर्थात उसका जब 7 गुना हम प्राप्त करेंगे तो वह 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु के बराबर होगी। और ऐसा ही यहाँ पर लिखा गया है x ऋण 7 अर्थात 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर 7 गुणे, यानी 7 गुना जब हम कहते हैं तो गुना का अर्थ गुणा से है, तो 7 गुणे 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु अर्थात y ऋण 7 यहाँ पर लिखा गया है। अब इसे जब हम सरल करते हैं तो सरल करने के पश्चात आप देख रहे हैं x ऋण 7 ऐसे ही यहाँ पर आ गया है, बराबर के नीचे हमने बराबर लिख दिया है, फिर 7 और y की गुणा हुई यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर तो 7y आ गया है, फिर 7 और ऋण 7 की गुणा हुई तो ऋण 49 आ गया है। यह सब आप जानते होंगे और ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से पिछली क्लासेस में, इसलिए यहाँ पर आप इसे दोहरा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि दाईं ओर जो 7y ऋण 49 था उसे बाईं ओर हम लेकर आए हैं और ऐसा करने पर पदों के चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। अगर धन होता है तो ऋण हो जाता है बाईं ओर लाने पर, और ऋण होता है तो धन हो जाता है, यह आप जानते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है x ऋण 7y धन 49 बराबर 0। और उसके पश्चात यदि हम ऋण 7 और धन 49 को सरल करते हैं तो यहाँ पर दोनों राशियाँ अलग अलग चिन्हों की हैं। 7 ऋण चिन्ह का है, 49 धन चिन्ह का है, इसलिए राशि यहाँ घट जाएंगी आपस में। बड़ी राशि में से छोटी राशि घटेगी, 49 में से 7 घटेगा तो 42 आएगा। और चिन्ह सदैव बड़ी राशि का आता है, बड़ी संख्या का आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वह 49 है और उसका चिन्ह धन है, इसलिए 42 का चिन्ह धन होगा। बाकी x ऋण 7y ऐसे ही आ गया। इस प्रकार हमें पहली शर्त या पहली स्थिति से जो रैखिक समीकरण दो चरों में प्राप्त हो रही है वह आप देख रहे हैं x ऋण 7y धन 42 बराबर 0 के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसे हमने समीकरण 1 के रूप में यहाँ पर लिखा है या व्यक्त किया है। और दूसरी शर्त की अगर हम बात करें, जिसे दूसरी शर्त अनुसार यहाँ पर लिखा गया है, दूसरी स्थिति को अगर हम समीकरण में व्यक्त करें तो हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 वर्ष बाद, क्योंकि दूसरी स्थिति में आपने देखा था यहाँ पर लिखा हुआ था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, यह आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो यहाँ पर दूसरी शर्त को यदि हम बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो हमें ऐसे ही शुरुआत करनी होगी, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर 3 गुना है, तो 3 से गुणा करेंगे हम यहाँ पर, इसीलिए लिखा गया है 3 गुणा 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु। और इसके पश्चात हम आफताब की आयु 3 वर्ष बाद ज्ञात करेंगे। 3 वर्ष बाद जब हम आयु ज्ञात करते हैं तो आफताब की वर्तमान आयु जो कि हमने x वर्ष मानी है उसमें हम 3 जोड़ देंगे, तब हमें आफताब की 3 वर्ष बाद की आयु हमें ज्ञात हो जाएगी, अर्थात x धन 3 हमें पता चल जाएगा। इसी प्रकार हम उस 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे, और चूँकि पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है और इसीलिए हम y में 3 जोड़ेंगे तो y धन 3 जो हमें प्राप्त होगा वह आफताब की पुत्री की 3 वर्ष बाद की आयु होगी। और 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की जो आयु y धन 3 है उसमें जब 3 से गुणा कर देंगे तो हमें उसकी आयु का 3 गुना प्राप्त हो जाएगा, और जो 3 गुना होगा आफताब की पुत्री की आयु का 3 वर्ष बाद जो पुत्री की आयु है उसका जो 3 गुना होगा
वह आफताब की 3 वर्ष बाद जो आयु होगी उसके बराबर होगा। और वही यहाँ पर लिखा गया है, x धन 3 बराबर 3 गुणे y धन 3। और इसे सरल किया गया है। जब सरल हम करेंगे तो x धन 3 तो ऐसे ही आ जाएगा बाईं ओर, और फिर बराबर, फिर इधर 3 की गुणा ब्रैकेट के अंदर सभी पदों से होगी, अर्थात दोनों पदों से होगी तो 3 और y की गुणा होगी तो 3y आएगा, और 3 और धन 3 से जब गुणा होगी तो धन 9 आएगा। इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त हो जाती है, x धन 3 बराबर 3y धन 9। अब इसे हम थोड़ा सरल करके और लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, दाईं ओर जो भी पद हैं उन्हें सभी पदों को हम बाईं ओर ले आते हैं, और ऐसा जब करेंगे तो पदों के चिन्ह उलट जाएंगे, अर्थात उनके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। धन है तो बाईं ओर आने पर ऋण चिन्ह हो जाएगा, और ऋण होगा तो धन हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही पद जो दाईं ओर हैं वो धन चिन्ह के हैं, इसलिए दोनों ही पद ऋण चिन्ह के हो जाएंगे जब बाईं ओर आएंगे। तो वही यहाँ पर लिखा गया, x धन 3 ऋण 3y ऋण 9 बराबर 0। और इसे यहाँ पर जब सरल करेंगे, धन 3 और ऋण 9 को यहाँ पर देख रहे हैं हम, इन्हें हम सजातीय पद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी में भी अक्षर नहीं है, और इसीलिए इन्हें हम सजातीय पद कह सकते हैं। और सजातीय पद ही जुड़ते हैं या घटते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। और यहाँ पर धन 3 और ऋण 9 है, अर्थात 3 का चिन्ह धन है और 9 का चिन्ह ऋण है। असमान चिन्ह जब होते हैं तब संख्याएं घट जाती हैं, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो यहाँ 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 9 है और उसका चिन्ह ऋण है, इसलिए 6 का चिन्ह ऋण होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। और x ऋण 3y ऐसे का ऐसे ही आ गया है। इस प्रकार जो सरल होकर के हमें समीकरण प्राप्त हुई वह x ऋण 3y ऋण 6 के रूप में प्राप्त हुई, और इसे समीकरण 2 से व्यक्त किया गया है। अब ये दोनों ही समीकरण जो हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 के रूप में, ये दोनों ही समीकरण रैखिक समीकरण हैं और 2 चरों में हैं। और इन दोनों को जब हम एक साथ लेकर चलते हैं तो हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रश्न में 2 स्थितियाँ दी गई हैं उनसे जो हमें उनका जो बीजगणितीय रूप है वह हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जो समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है उसे हमने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से बीजगणितीय रूप में हमने प्रश्न में जो स्थितियाँ दी गई थी उन्हें व्यक्त कर लिया है। अब हम अगर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए इन दोनों ही रैखिक समीकरणों को पहले हमें थोड़ा सा एक चर का मान हम इन रैखिक समीकरणों से ज्ञात करेंगे दूसरे चर के पदों में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने रफ कार्य के अंतर्गत दिखाया है कि किस प्रकार हम समीकरण 1 से जो है y का मान ज्ञात करते हैं x के पदों में, और फिर समीकरण 2 से भी हम y का मान ज्ञात करते हैं चर x के पदों में। तो देख लें इसको एक बार, x ऋण 7y धन 42 बराबर 0, यह पहला समीकरण हमारा था। इसमें हम 7y को अगर हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं तो ऋण 7y धन 7y के बराबर हो जाएगा। उसी को यहाँ पर लिखा गया है 7y बराबर x धन 42। जब 7y आपका दाईं ओर चला जाएगा, यहाँ ऊपर अगर हम देखें तो बाईं ओर x धन 42 बचेगा, उसे हमने यहाँ पर बाईं ओर लिखा है। और जो दाईं ओर 7y आता वो हमने यहाँ पर बाईं ओर लिखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं। और फिर इसके पश्चात यदि हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से इसका जो गुणांक के रूप में जो संख्या है इसे हटाना होगा, और इसे जब हम हटाएंगे तो ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा। और चूँकि 7 और y के बीच गुणे का चिन्ह है, इसलिए जब 7 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तब इस की यहाँ पर क्रिया गुणे की है, या दाईं ओर जाने पर भाग की क्रिया के साथ जाएगा। और भाग की क्रिया के साथ जाने का मतलब ये है कि 7 बटे में जाएगा, और इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि y बराबर x धन 42 बटे 7 लिखा गया है। अब
इसी तरह से हम इस प्रकार हमने y का मान समीकरण 1 से x धन 42/7 के रूप में प्राप्त कर लिया। और इसी प्रकार हम x जो दूसरी समीकरण दी गई है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, वो है x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हम यहाँ पर ऋण 3y को हम दाहिनी ओर ले जाते हैं, तो यह भी धन 3y के रूप में हो जाएगा और इधर x ऋण 6 ही बचा रहेगा बाईं ओर। तो अगर हम जो दाएं पक्ष में यहाँ पर आ रहा है ऊपर, उसे हम अगर बाएं पक्ष में लिखें, अर्थात 3y जो यहाँ पर दाएं पक्ष में धन चिन्ह के साथ आ रहा था, उसे हम यहाँ बाएं पक्ष में धन 3y लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो बाईं ओर x ऋण 6 बच रहा था, उसे हम दाईं ओर लिख लें तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3y बराबर x ऋण 6 के रूप में हम उपरोक्त समीकरण को लिख सकते हैं। और जब हम ऐसा इस रूप में प्राप्त कर लेते हैं, फिर y का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना रहता है। ग्राफीय रूप जब हम ज्ञात करना चाहते हैं, तब हमें y का मान ज्ञात करने के लिए y का मान इस समीकरण से प्राप्त करना रहता है। तो हम यहाँ पर इस 3 को भी हटाएंगे जो इसके साथ गुणा में है। तो इसे आप जानते हैं गुणा में है, तो इसे दाईं ओर ले जाएंगे तो यह भाग में जाएगा, अर्थात बटे में जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर बाईं ओर केवल y बचेगा और उसी को यहाँ पर लिखा गया है y बराबर x ऋण 6/3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 से भी हमने y का मान ज्ञात कर लिया है चर x के पदों में। तो y बराबर x ऋण 6/3 हमें प्राप्त हो गया है। अब इसकी सहायता से हम एक प्रत्येक समीकरण के लिए एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी में हम कैसे मानों को लिखते हैं वह आप देखें। पहली समीकरण के लिए x ऋण 7y धन 42 बराबर 0 के लिए जो सारणी बनी है, उसमें देखें पहले कॉलम में या पहले स्तंभ में x है और दूसरे स्तंभ में y का मान ज्ञात किया गया है और तीसरे स्तंभ में हमने बिंदु के निर्देशांक लिखे हैं जो कि x, y की तरह से लिखे जाते हैं। इनका क्रम निश्चित रहता है। x के मान को हम पहले लिखते हैं, y के मान को हम बाद में दूसरे नंबर पर लिखते हैं, यह ध्यान रखना है, इसीलिए इसको क्रमित युग्म भी हम कहते हैं। तो क्रम निश्चित होता है, क्रम का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम चर x को कोई भी मान अपनी स्वेच्छा से देते हैं और स्वेच्छा से कोई भी मान हम पूर्णांक में मान चर x को देते हैं और उसके सापेक्ष हम या उसके संगत हम y के मान को ज्ञात करते हैं। यदि हमें y का मान भी पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है, तब तो हम उन दोनों ही x और y के मानों को ले लेते हैं और उसे समीकरण अपनी सारणी में लिख लेते हैं। यदि किसी x के मान पूर्णांक मान के लिए हमें y का पूर्णांक मान नहीं प्राप्त होता है, तो उस मान को हम छोड़ देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफीय रूप प्राप्त करना है जो प्रश्न में दी गई स्थितियाँ हैं उनके लिए। तो हमें यदि बिंदुओं के जो निर्देशांक होते हैं अर्थात x और y के जो मान होते हैं वे पूर्णांक में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें दर्शाना ग्राफ पेपर पर सरल होता है। इसलिए हम केवल पूर्णांक मानों को ही लेते हैं। तो हम अपने मन से अर्थात स्वेच्छा से चर x को कोई भी मान दे सकते हैं, हम देने को चर y को भी कोई भी मान दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किसे पूर्णांक मान पहले देते हैं। आप y को भी पहले मान दे सकते हैं और x को भी पहले मान दे सकते हैं और उसके संगत दूसरे वाले चर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों ही चरों के जो मान हमें प्राप्त हों वे पूर्णांक में हों। पूर्णांक क्या होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चर x के लिए पहले समीकरण के लिए x बराबर -7 लिया गया है और फिर y का मान जो x धन 42/7 प्राप्त किया गया था उसी से हमने y का मान प्राप्त किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके संगत मान हमें 5 प्राप्त मिलता है। तो y का मान हमें 5 मिल रहा है। अब मैं इसे नहीं समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, ये सब आप कर सकते हैं। इतना सरलतम रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है और आप अब काफ़ी बड़े हो गए हैं तो इतनी छोटी छोटी बातों को मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा, यदि कहीं कोई समस्या आती है तो मुझसे पूछिएगा। तो यहाँ पर x का मान जब हम ऋण 7 लेते हैं तब y का मान हमें 5 प्राप्त होता है और उसके संगत जो बिंदु हमें प्राप्त होता है वो -7, 5 के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम
ए से व्यक्त कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर -7,5 को हमने बिंदु ए कहा है। ऐसे ही x को जब 0 मान देंगे तो उसके संगत y का मान हमें 6 प्राप्त होता है, और इस प्रकार संगत जो बिंदु होता है वो 0,6 हो जाता है, और उसे हमने b नाम दिया है। इसी प्रकार हम लेने को 2 ही बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो रैखिक समीकरण होते हैं, इन्हें रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ग्राफ होते हैं सदैव रेखा के रूप में प्राप्त होते हैं। तो रेखा के रूप में प्राप्त किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें केवल 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो हम केवल 2 बिंदु लेकर के भी ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन तीसरा बिंदु हम इसलिए लेते हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना ना रहे, तो इसलिए हम 3 बिंदु यहाँ पर लेते हैं। तो खींचने को हम 2 बिंदुओं से भी रेखा खींच सकते हैं, उसका ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा बिंदु लिया गया है उसमें हमने x का मान 7 लिया है, और उसके संगत अगर हम y का मान ज्ञात करते हैं तो वह 7 के रूप में हमें प्राप्त होता है। और इस प्रकार जो संगत बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं वह 7,7 हो जाते हैं, और इसे हमने c नाम दिया है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि पहली रैखिक समीकरण जो थी उस पर जो 3 बिंदु हैं उनके निर्देशांक हमें -7,5 जिसे हमने a से दिखाया है, फिर 0,6 जिसे b से दिखाया है, और 7,7 जिसे c से दिखाया है, इस रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण x ऋण 3y 6 बराबर 0 के लिए भी सारणी प्राप्त करते हैं, और सारणी बनाते हैं, और सारणी से हम 3 बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भी हमने चर x को ही पहले मान दिया है, तो x को जब -3 मान देते हैं तो उसके संगत y का मान -3 प्राप्त होता है। इस प्रकार जो बिंदु के निर्देशांक बनते हैं वह -3 बनते हैं, और p इस बिंदु को हमने नाम दे दिया। तो x को यहाँ पर जब x, y लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जो पहले संख्या लिखी रहती है उसको हम भुज कहते हैं, और जो दूसरी संख्या होती है उसे कोटि कहते हैं। तो ये आपको पता होगा। और फिर यहाँ पर अगर हम x को दूसरा मान और दे रहे हैं तो x बराबर 0 देते हैं, तो उसके संगत हमें y का मान -2 प्राप्त होता है। इस प्रकार 0 - 2 से हमें बिंदु जो मिलता है, बिंदु के जो निर्देशांक मिलते हैं वो 0, -2 के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और उसे हमने q नाम दे दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर x बराबर जो तीसरा मान लिया है x का, वो 6 लिया है, धन का 6, और जब हम x का मान धन 6 लेते हैं तो उसके संगत हमें y का मान 0 के रूप में प्राप्त होता है, और इस प्रकार इसके संगत जो बिंदु के जो निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं वे 6,0 हो जाते हैं, और इस बिंदु को जो हमने नाम दिया है वो r दिया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दूसरी जो रैखिक समीकरण है x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0, उस पर स्थित 3 बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात हो जाते हैं, जो कि p -3, -3, q 0, -2 और r 6,0 हैं। इस प्रकार दोनों ही रैखिक समीकरणों की ग्राफ पर जो 3 बिंदु जो हमें प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे या व्यक्त करेंगे या निरूपित करेंगे या आलेखित करेंगे, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे ग्राफ पेपर पर हम इन बिंदुओं को दिखाते हैं। पहले हम पहली रैखिक समीकरण को लेते हैं। पहली रैखिक समीकरण x ऋण 7y धन 42 बराबर 0 के बिंदु a को दर्शाते हैं। तो बिंदु a को दर्शाने के लिए हमेशा, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि हम मूल बिंदु से शुरू करते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, और अब यहाँ पर भुज जो है वो ऋण 7 है, अर्थात x का मान यहाँ पर 7 है, भुज ऋण 7 है, और जो ऋणात्मक दूरियाँ होती हैं वो हम x अक्ष पर बाईं ओर तय करते हैं। तो मूल बिंदु से हम दूरियां लेते हैं। तो मूल बिंदु से यदि हम -7,5 को हम दिखाना चाह रहे हैं तो मूल बिंदु से हम x अक्ष पर बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि भुज जो है ऋण 7 वो ऋणात्मक है, इसलिए हम बाईं ओर चलेंगे। ऋणात्मक x अक्ष जो होता है वो बाईं ओर होता है। x अक्ष पर मूल बिंदु से हम बाईं ओर चलेंगे, 7 इकाई चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें
5 कोटि दी गई है इस बिंदु के लिए। तो 5 कोटि धन चिन्ह के साथ है, इसलिए हम वाई अक्ष पर ऊपर की ओर चलेंगे। वाई अक्ष पर जो ऊपर की ओर का भाग होता है वो धनात्मक वाई अक्ष होता है, उस पर जो भी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो हमें 5 इकाई ऊपर जाना है, तो ऊपर हम चलेंगे 5 इकाई, 1 2 3 4 5, और हम यहाँ ए पर पहुँचेंगे। तो ये जो बिंदु होगा ए, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -7,5, और इसके बाद हमें 0,6 जो कि दूसरा बिंदु है बी, उसको व्यक्त करना है या निरूपित करना है या आलेखित करना है या प्रदर्शित करना है या दिखाना है ग्राफ पेपर पर। तो हम कैसे दिखाएंगे? आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स अक्ष ये है, ये एक्स ओ एक्स डैश, और वाई ओ वाई डैश ये वाई अक्ष है, और ये ओ जो है वो मूल बिंदु है, उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। और अब हमें 0,6 को दिखाना है, तो भुज 0 है और हम मूल बिंदु से चलना शुरू करते, तो हमें एक्स अक्ष पर चलना ही नहीं है, क्योंकि भुज जो है वो 0 है, एक्स का मान 0 है, तो हमें मूल बिंदु पर ही रुके रहना है। अब इसके बाद हम कोटि देखें अगर इस बिंदु की, तो 6 है, 6 इकाई धन में है। तो धन में होने का मतलब है कि वाई अक्ष पर हमें चलना होता है या वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में चलना होता है। तो यहाँ पर हम मूल बिंदु पर हैं, तो हम वाई अक्ष पर ही चलेंगे, तो 6 इकाई चलेंगे। 6 इकाई धन में है तो ऊपर की ओर, वाई अक्ष पर ऊपर की ओर। तो 1 2 3 4 5 और 6, और जो जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पर ही 6 इकाई हमें हो जाएगी कोटि की। तो इस प्रकार हमें बी बिंदु प्राप्त होगा, और बिंदु बी के ही निर्देशांक 0,6 होंगे, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसके पश्चात जो तीसरा बिंदु था पहली रैखिक समीकरण के लिए, वो सी था, अर्थात उसके निर्देशांक 7,7 थे। तो हम मूल बिंदु से दोनों ही मान यहाँ पर धनात्मक है, इसलिए हमें एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बढ़ना होगा, अर्थात दाईं ओर बढ़ना होगा, और वाई अक्ष पर भी धनात्मक दिशा में बढ़ना होगा, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ना होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वाई अक्ष का धनात्मक किधर होता है और एक्स अक्ष का धनात्मक किधर होता है, वाई अक्ष का ऋणात्मक किधर होता है और एक्स अक्ष का ऋणात्मक किधर होता है। तो हम मूल बिंदु से 7 इकाई धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे, अर्थात दाईं ओर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर भुज हो गया, 7 इकाई धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष पर। और अब इसके बाद 7 इकाई ही हमें ऊपर भी चलना है, क्योंकि कोटि का मान भी 7 है, धन 7 है, तो हमें ऊपर की ओर वाई अक्ष की दिशा में, धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में, अर्थात ऊपर की ओर चलना है। तो 7 इकाई ऊपर चलना है, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस प्रकार हम सी तक पहुंचते हैं। ये जो सी बिंदु है इसके निर्देशांक 7,7 होंगे। अब हम देख रहे हैं कि पहली रैखिक समीकरण के लिए जो 3 बिंदु थे जिन्हें हमें दर्शाना था, तो उन्हें हमने दर्शा दिया, ए के रूप में यहाँ पर, और यहाँ बी के रूप में, यहाँ सी के रूप में। अब हम पटरी की सहायता से इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। हम देखते हैं कि ये तीनों ही बिंदु एक ही रेखा पर आते हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ सदैव एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और उस पर स्थित यहाँ पर हमने 3 बिंदु लिए, तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जो रेखा पटरी से हमने खींची वो हमें एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुए, अर्थात एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु स्थित हैं। इसलिए हमारा ग्राफ यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, और हम यह कह सकते हैं कि तीनों बिंदुओं के जो निर्देशांक हमने ज्ञात किए थे वे भी बिल्कुल सही हैं। और अब इसी प्रकार हम दूसरी जो रैखिक समीकरण हमारी है x ऋण 3 y ऋण 6 बराबर 0, उस पर जो स्थित 3 बिंदु P Q R हैं, इन बिंदुओं को भी हम
ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। पहला बिंदु है P, जिसके निर्देशांक -3, -3 है। अब मूल बिंदु से हम -3 चलेंगे, x अक्ष पर चलेंगे या x अक्ष के समांतर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मूल बिंदु पर हैं और हमें -3 इकाई चलना है। भुज -3 है तो ऋण दिशा x अक्ष की कौन सी होती है? बाईं ओर। तो हम बाईं ओर 3 इकाई चलेंगे, 1 2 3 यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद -3 हमें कोटि भी तय करनी है। तो ऋण y अक्ष पर का जो ऋणात्मक भाग होता है वह क्या नीचे की ओर होता है। तो हम नीचे की ओर चलेंगे 3 इकाई, y अक्ष के समांतर यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 और हम पहुँचेंगे इस बिंदु P तक, जहाँ जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3, -3। तो इस प्रकार हमने बिंदु P को दर्शा दिया या आलेखित कर दिया या निरूपित कर दिया या व्यक्त कर दिया या प्रदर्शित कर दिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बिंदु P को प्रदर्शित किया, इसी तरह से हम Q और R को भी प्रदर्शित करेंगे। Q जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0, -2, 0, -2 है तो 0, -2 आप यहाँ पर दिखा दीजिए। Q को मूल बिंदु से आपको भुज 0 है इसलिए वहीं पर रुक जाना है, और -2 हमें चलना है तो y अक्ष पर ही 2 इकाई नीचे चलेंगे, क्योंकि नीचे की ओर ही जो है y अक्ष ऋणात्मक होता है। तो -1 -2 हो गया, और इस प्रकार यहाँ पर 2 इकाई -2 भुज हो गई, कोटि हो गई, कोटि यहाँ पर -2 हो गई। इस प्रकार हम Q बिंदु तक पहुँचे और Q बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार 0, -2 हो जाएंगे। तो हमने Q बिंदु को भी दर्शा दिया। ठीक इसी प्रकार हम बिंदु R को भी दर्शाएंगे, जो कि 6, जिसके निर्देशांक 6, 0 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6, 0 है। हम R को दर्शाएंगे तो 0 मूल बिंदु से हम चलना शुरू करेंगे, -6 हमें दिखाना है, तो x अक्ष पर हम चलेंगे 6 इकाई धनात्मक दिशा में, अर्थात दाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 इस यहाँ तक पहुँचेंगे। और इसके बाद 0 कोटि है, तो 0 कोटि का अर्थ यह होता है कि हमें y अक्ष पर या y अक्ष के समांतर एक भी इकाई दूरी तय नहीं करनी है, अर्थात जहाँ पर है वहीं पे रुक जाएंगे। अर्थात यही R जो होगा वही 6, 0 बिंदु को दर्शाएगा या प्रदर्शित करेगा। यहाँ आप जान ही रहे हैं कि 6 इकाई दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6, और हमें y अक्ष के समांतर एक भी इकाई नहीं तय करनी है, क्योंकि कोटि 0 है, इसलिए हम यहीं R पर रुक जाएंगे। और इस प्रकार 6, 0 को हम R के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने दूसरी रैखिक समीकरण के तीनों बिंदुओं को दर्शा दिया ग्राफ पेपर पर, P, Q, R। अब इन्हें जब हम एक पटरी की सहायता से मिलाते हैं तो तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित हमें दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ग्राफ भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहले सवाल में प्रश्नावली 3.1 का जो पहला प्रश्न था, उसमें जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार की 2 रैखिक समीकरणें हमको प्राप्त हुई हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, इधर दूरी ज़्यादा है, और धीरे धीरे दूरी कम होती चली जा रही है। अगर इससे इन दोनों रेखाओं को हम आगे बढ़ाएं तो कहीं जाकर ये निश्चित रूप से मिलेंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दूरी इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी ज़्यादा है, फिर दूरी कम हुई है, फिर और कम हुई है, फिर और कम हो रही है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। आगे और बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। निश्चित रूप से ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें यहाँ पर ग्राफ पेपर पर मिल रही हैं, और जो ग्राफ पेपर पर जो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं, उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, उसके जो निर्देशांक होते हैं, वही इस समीकरण युग्म के हल होते हैं। ये आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप ये जान लें कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, उसका जो ग्राफीय रूप हमें प्राप्त हो रहा है वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का प्राप्त हो रहा है। क्यों प्रतिच्छेदी रेखाओं का है वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये दूरी इनमें कम होती चली जा रही है। आगे चल करके ये दोनों कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, और जिस बिंदु पर मिलेंगे उसके जो निर्देशांक होंगे उन्हीं से हमें x का मान और y का मान प्राप्त होगा, और इस प्रकार हमें समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा, जो हमें आगे
की प्रश्नावलियों में बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए बता दे रहे हैं कि आप इसे समझ सकें कि ये किस रूप का ग्राफ हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ग्राफीय रूप आपने देख लिया कि कैसे हमने पहले प्रश्न में जो 2 स्थितियाँ दी थी उनके लिए उनको हमने बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त किया और फिर ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त किया। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।